हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है आरआरबी जेई की अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम निकली थी, उसके आंसर की भी आ चुकी है। आप सबने आंसर की भी देख रखी होगी। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी जेई की जितनी भी शिफ्ट हुई है, उन सभी शिफ्टों में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चनों का मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाला हूँ। लगभग 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे आने वाले जो आरआरबी ग्रुप टी की एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम है, उन सभी एग्जामों में आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलो भैया, देखो भैया, इधर आपके क्वेश्चन आएंगे और इधर मैं आपका यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा। मुझे देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले हिस्से में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मैं इनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए फिर आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो लेशमानिया है, इस लेशमानिया में किसके द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि जो लेशमानिया है वो किसके द्वारा प्रजनन करता है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, किसी भी तल में द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर बी है, दो बराबर हिस्सों में द्विविभाजन करता है। ऑप्शन नंबर सी है, एक निश्चित तल में द्विविभाजन करता है। ऑप्शन नंबर डी है, केवल ऊर्ध्वाधर तल में द्विविभाजन करता है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया, जो लेशमानिया होता है ना, लेशमानिया, अब ये तो आप सभी को पता होगा ये लेशमानिया होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है भैया। तो ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटोजोआ है, और ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। और अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, आप सभी को पता है, और लैंगिक प्रजनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है द्विविभाजन द्वारा। इसमें क्या होता है, एक जीव से 2 नए जीवों का निर्माण होता है। इसमें किसी चीज 2 बराबर भागों में बट जाती है, दोनों भागों से नए जीव का निर्माण होता है, यानी कि कोई एक कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, और इन दोनों कोशिकाओं से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया किस तल में होता है, तो याद रखना एक निश्चित तल में होता है, एक निश्चित तल में होता है, एक निश्चित तल में होता है भैया। लेकिन हम अमीबा की बात करें, ये एक्स्ट्रा है, और पैरामीशियम की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों में भी जो विभाजन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। किस विधि द्वारा, वही द्विविभाजन विधि द्वारा। लेकिन अमीबा में याद रखना एक निश्चित किसी भी तल में हो सकता है। अमीबा में किसी भी तल में हो सकता है, अमीबा में किसी भी तल में हो सकता है, ये किसी भी तल में संभव है। क्या, ये द्विविभाजन। तो लेशमानिया जो होता है, इस लेशमानिया में जो द्विविभाजन होता है वो एक निश्चित तल में होता है। अमीबा और पैरामीशिया में भी द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन अमीबा में किसी भी तल में हो सकता है। बस याद रखना, लेशमानिया जो होता है इसमें एक निश्चित तल में होता है। बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। वैसे 70-80 क्वेश्चन करने हैं तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, चले आगे। चलो भैया, स्क्रीन पर लगा दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषक को, यानी ट्रेड्स, यानी कि गुणों या फिर लक्षण कह सकते हैं, कि लक्षणों का अध्ययन किया। इन लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेंडल ने मटर के पौधे में पुष्प के रंग और बीजों के आकार जैसे लक्षणों का अध्ययन किया। तो भैया क्या आप देख सकते हो कि पुष्प के रंग,
पुष्प के रंग आप देख सकते हो, पुष्प का रंग आप देख सकते हो, और बीजों का आकार जो है उनको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं। एक है संतति इकाई, एक है दृश्यमान लक्षण, एक है प्रभावी लक्षण, एक है अनुवांशिक कूट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है दृश्यमान लक्षण, यानी कि ये सभी लक्षण आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्यमान लक्षण। क्या पौधों का रंग देख सकते हो, सॉरी पुष्पों का रंग तो आप देख सकते हो ना, पुष्पों का रंग देख सकते हो, बीज का आकार आप देख सकते हो, है कि नहीं है? तो ये जो है ये है भैया दृश्यमान लक्षण यानी कि विजुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके भैया। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिखाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो भैया, पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, पानी में आसानी से तैर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हुक या खाने योग्य मांस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बहुत छोटे और हल्के वजन वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है पंख या फिर पैराशूट होते हैं। देखो भैया, आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं तो वहाँ पर उनके जो बीज होते हैं ना वो अक्सर फैले रहते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं। तो उन बीजों में अगर कोई हुक पाया जाएगा या फिर कोई खाने योग्य भाग होगा, खाने योग्य जो मांस होगा, तो भैया संभव है किसके द्वारा फैलाए जा सकते हैं? वो पशुओं के द्वारा फैलाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जो समझाने वाली चीज है ना उसको मैं जरूर समझाऊंगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है भैया उनको तो अब खाए समझाना है कि नहीं है। लेकिन विशेषकर पूरी क्लास देखना भैया, क्योंकि आगे कुछ ऐसी चीजें आएगी जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा और आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप पिछले क्वेश्चनों की बात करते हैं, जैसे कि एएलपी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमें जेईई में देखने को मिले, और जेईई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको टेक्नीशियन में देखने को मिले, तो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम होगी, आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम होगी, उनमें भैया यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण क्या कहलाते हैं? बताओ, जीन के जो 2 संस्करण है, पहले बात ये बताओ जीन होता क्या है? कुछ आया समझ में? मैंने क्या बनाया है? ये होता है डीएनए। आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है कौन? डीएनए। और डीएनए का जो खंड होता है ना, जैसे कि ये वाला भाग हो गया, ये कहलाता है जीन। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और इसी जीन के 2 संस्करण क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं भैया। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। ठीक है, एलील्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया, आगे चलते हैं। देखो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी समझाने के लिए, उनमें अपना टाइम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दो भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है। उद्यान जो होता है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझ लीजिए। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका, जब मैं आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट के क्वेश्चन करवा रहा था तो वहां पर मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो जैविक घटक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। जैविक घटक क्या होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है। अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। जैविक घटक में जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव है। लेकिन जो अजैविक घटक होते हैं वो क्या है? जैसे कि तापमान है कि नहीं है, मृदा है, गैस है, पहाड़ है, चट्टान है, ये क्या है? ये अजैविक घटक है। तो दोनों जो परस्पर रूप से जो रहते हैं तो वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, ये सिस्टम है। ठीक है भैया, तो इसके बारे में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि, अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें पौधे, वृक्ष और पुष्प जैसे केवल जैविक घटक होते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होते हैं, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं कि इसमें रहने वाले जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं।
यहाँ पर जैविक घटकों के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं क्या? अजैविक घटकों से तो प्रभावित होते हैं भैया। भाई अजैविक घटकों से तो प्रभावित होते हैं भाई, जो जैविक घटक है वो अजैविक घटकों से तो प्रभावित होंगे। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि इसमें रहने वाले जो जीव है वो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें पौधे, वृक्ष, कीट, मेंढक, पक्षी आदि जैसे जंतु दोनों जैविक घटक के रूप में होते हैं, दोनों जैविक घटक के रूप में होते हैं। यहाँ पर अजैविक घटक के बारे में कोई वर्णन नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे आएंगे भैया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके बारे में हम आपको समझाएंगे। ओके, आगे देखो भैया, अब ये क्वेश्चन समझाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि राइजोपस में धागे जैसी जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। देखो राइजोपस क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इस 8 का सॉल्यूशन देख लो। राइजोपस, तो राइजोपस क्या है? एक प्रकार का एक कवक है भैया। एक प्रकार का क्या है ये? एक प्रकार का कवक है। और इस कवक को देखो, ये जो कवक होता है ना राइजोपस, ये मुख्य रूप से जो ब्रेड होती है ना हमारे घरों में, इस ब्रेड पर लगता है ये। तो जब आप इस ब्रेड को अगर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगी भैया। ऐसे बहुत सारी संरचना दिखाई देगी इसमें से बहुत सारी संरचना आपको दिखाई देगी भैया। तो आपसे धागे के समान जो संरचना है, ये धागे के समान जो संरचना है, इस संरचना के बारे में पूछा गया है कि ये धागे के जो समान जो संरचना होती है ये क्या होती है। तो ये हिंदी में बोला जाता है कवक तंतु। क्या कहा जाता है? कवक तंतु कहा जाता है। और वैसे इसे हाइपे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपे कहा जाता है, हाइपे। ठीक है, इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। किसको? राइजोपस को क्या कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्य रूप से ब्रेड पर लगता है भैया ये कवक। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राइजोपस है उसमें जो धागे के समान दिखाई देने वाली जो संरचना है, जैसे कि ये वाली संरचना, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कवक तंतु कहते हैं हिंदी में, और वैसे इसे हाइपे कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मानव नरजनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। याद रखना आपके ऑप्शंस है 46 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है 46 युग्म गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है 23 युग्म गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी है 23 गुणसूत्र। तो याद रखना, चाहे वो नरजनन कोशिका हो, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि नरजनन कोशिका है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का वो है। तो नरजनन कोशिका कौन सी है? सॉल्यूशन है भैया क्वेश्चन नंबर 9 का। नरजनन कोशिका कौन सी है? तो नरजनन कोशिका होती है भैया शुक्राणु। ठीक है, और एक होती है मादा जनन कोशिका। तो मादा जनन कोशिका कौन सी है? तो मादा जनन जो कोशिका होती है ना, वो होती है भैया अंडाणु। वो कौन सी होती है? वो होती है अंडाणु। तो शुक्राणु और जो अंडाणु दोनों है, शुक्राणु नरजनन कोशिका है और अंडाणु मादा जनन कोशिका है। इन दोनों में याद रखना भैया 23 गुणसूत्र होते हैं। इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? इसमें 23 गुणसूत्र होंगे। हमारे शरीर की मानवों में यानी कि पुरुषों में और महिलाओं में 2 ऐसी कोशिका है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन हमारे बाकी के शरीर की जितनी भी कोशिका है उन सभी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 गुणसूत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ दो भैया। अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा भैया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं छोड़ रहा हूं ना, मैं बाद में सब करवा दूंगा भैया, अभी आपको समझ में नहीं आएगा।
आसान तरीके से अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो जैसे हम कहते हैं वैसे समझो। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे में मादा जनन कोशिका है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बीजांड में अंडा कोशिका के विपरीत कोशिका, बीजांड के बाहर की कोशिका, बीजांड के केंद्रक में कोशिका और अंड कोशिका। तो भैया जो अंड कोशिका होती है वही होती है मादा कोशिका। एक क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है, जो अंड कोशिका होती है वही क्या होती है, वही होती है भैया आपकी मादा जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका। किस में बात कर रहे हैं हम ये सारी चीजें, ये भैया हम पौधों में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इधर देखो, कुछ याद आया? ये क्या है, ये मादा पुष्प है भैया, और मादा पुष्प का ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, स्टाइल, यानी कि वर्तिका कहलाता है। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, ओवरी, यानी कि अंडाशय कहलाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। ये क्या है, ओव्यूल है, यानी कि बीजांड है। और इस बीजांड के अंदर क्या पाई जाती है, इस बीजांड के अंदर पाई जाती है भैया मादा जनन कोशिका। मादा जनन कोशिका क्या पाई जाती है, मादा जनन कोशिका पाई जाती है, यानी कि अंड कोशिका पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भैया अंड कोशिका, ऑप्शन नंबर डी। आ गए समझ में क्वेश्चन नंबर 11? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दूं? देखो भैया 80 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ताप, उत्परिवर्तन, विभिन्नता या निषेध? तो विभिन्नता, वेरिएशन। भैया प्रजातियों के अस्तित्व के लिए क्या संभव है, विभिन्नता जरूरी है भैया। क्या जरूरी है, विभिन्नता जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जो ब्रायोफाइलम प्लांट है कि नहीं है, उनका कौन सा भाग कायिक परिवर्तन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मूल यानी कि जड़, ऑप्शन नंबर बी है पुष्प, ऑप्शन नंबर सी है पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी है तना। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कायिक परिवर्तन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है भैया, ये कायिक परिवर्तन क्या होता है, कायिक परिवर्तन क्या होता है, या फिर कायिक जनन भी कह सकते हैं। तो याद रखना ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। ये क्या है, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, एक विधि है जिसमें भैया, जिसमें जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से, या पत्तियों के माध्यम से नया पौधा का विकास होता है। नया पौधा का क्या होता है, विकास होता है, वो होता है भैया कायिक परिवर्तन। तो आपसे पूछा गया है कि भैया जो ब्रायोफाइलम प्लांट है, ये तो आपको समझ में आ गया ना कायिक परिवर्तन क्या होता है। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है भैया, जिसमें जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से क्या होता है, एक नए पौधे का विकास होता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रायोफाइलम प्लांट है उसका कौन सा भाग कायिक परिवर्तन के माध्यम से, कायिक परिवर्तन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है? तो भैया पत्तियां। कौन सा, पत्तियां। तो ब्रायोफाइलम जो होता है ना, ब्रायोफाइलम, इस ब्रायोफाइलम प्लांट में जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट है, तो इसकी ये जो पत्तियां हैं
इन पत्तियों में क्या है, ऐसे उभार आते हैं और फिर ये टूट करके नीचे गिर जाती है, इससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो भैया इस ब्रायोफाइलम में पत्तियों के द्वारा नए पादप विकसित होते हैं। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा नए पादप विकसित होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, आगे चलते हैं भैया। आ रहा है ना समझ में? सारी चीजें समझ में आएगी भैया। देखो भैया, हाँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखिए भैया, अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन होता है, और बीजाणु बनने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस है, बीजाणु पौधों में लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनता है, गलत बात। याद रखना, बीजाणु जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है भैया। एक मिनट रुकना यार। देखो, जो बीजाणु होते हैं ना, ये बीजाणु द्वारा जनन जो होता है ना भैया, ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। क्या है ये? अलैंगिक प्रजनन है। इतना आपको याद रखना। इसमें छोटे छोटे से, जैसे कि एक गुब्बारा है ये, इसमें छोटे छोटे से बीजाणु होते हैं। जब ये गुब्बारा फटता है तो भैया ये बीजाणुओं से, जैसे कि ये बीजाणु है तो इससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे इसके बारे में ये पूछा गया है। और बीजाणु द्वारा जो प्रजनन होता है, ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, आपको पता होगा। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो जो ब्रायोफाइटा है, आपने टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा इनके बारे में तो पढ़ा होगा। तो जो ब्रायोफाइटा के जीव है, जो ब्रायोफाइटा के जो जीव है भैया, जैसे कि फर्न, मास, लिवरवोट, उन सभी में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। इन सब में किसके द्वारा जनन होता है? बीजाणु द्वारा जनन होता है। अब आपके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए तो बता ही दिया मैंने कि बीजाणु पौधों में लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनते हैं। लैंगिक प्रजनन नहीं है मेरे भाई, लैंगिक प्रजनन नहीं है, ये अलैंगिक प्रजनन है। बीजाणु फर्न और मास जैसे गैर फूल वाले पौधे द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें फूल नहीं होते हैं भैया, और वे नए पौधे विकसित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फर्न और आपको मॉस जो दिखाई दे रहे हैं, ब्रायोफाइटा संघ के ही जीव है भैया, और इसमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, बीजाणु पुष्प द्वारा निर्मित होते हैं? नहीं, पुष्प तो भैया इस प्रकार के पादपों में पाए ही नहीं जाते। बीजाणु केवल आवर्त बीजों में वनस्पति प्रवर्धन के रूप में? नहीं भैया, यही संभव है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ओके, देखो भैया, बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है बीजाणु जनन स्पेरुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है विखंडन यानी कि फिजन, और भैया ऑप्शन नंबर डी है पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। ध्यान से समझना कि जो खंडन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है, बाद में नहीं करवाऊंगा, अभी देख लीजिए। खंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये भैया बहुकोशिकीय जीवों में होता है। बहुकोशिकीय जीवों में होता है खंडन। खंडन क्या है? एक विधि है भैया, अलैंगिक जनन। ये जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं ना, उसमें खंडन के द्वारा प्रजनन होता है। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या हो रहा है? पेन को चल ही नहीं रहा। अलैंगिक जनन की क्या है? एक विधि है भैया, जो कि खंडन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में होता है। लेकिन अगर हम विखंडन की बात करें, यानी कि फिजन की बात करें, तो ये एक कोशिकीय जीवों में संभव है। तो ये एक कोशिकीय जीवों में संभव है, तो ये याद रखना है। बहुकोशिकीय जीवों में हर हमेशा खंडन फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होगी।
ठीक है। और एक कोशिकीय जीवों में विखंडन की यानी कि फिजन की प्रोसेस होगी। जैसे कि अमीबा है एक कोशिकीय जीव, उसमें बाइनरी फिजन होता है, अभी बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। हाँ, इसका उदाहरण भी देख लीजिए भैया, इसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, पेन ही नहीं चल पा रहा है, क्या पता नहीं क्या हो गया इनमें। चलो मैं साइड डालता हूं पहले। स्पाइरोगायरा इसका उदाहरण है। जब ये परिपक्व हो जाता है ना, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो ये बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है भैया, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं पेन में साइड डाल लेता हूं, 1 मिनट रुकना भैया। देखो भैया, आ गया आपको समझ में। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा एक शैवाल है और ये पानी में होता है, ठीक है। और ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है भैया, जिसमें एलिंगी जो प्रजनन होता है ना, वो खंडन विधि द्वारा होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा स्पाइरोगायरा का, और विखंडन द्वारा एक कोशिकीय जीवों में। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। सुबह से चला हुआ हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रा में कली का विकास यानी कि बर्ड डेवलपमेंट प्रक्रिया में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने अभी पढ़ दिया है कि हाइड्रा में जो कलिका का विकास होता है वो किस प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से, यानी कि दोबारा से पढ़ता हूं यार, कंफ्यूजन हो गया ना। हाइड्रा में कली का विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बीजाणुओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक का विभाजन, ऑप्शन नंबर डी है एक स्थल पर कोशिका विभाजन। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 16, इसका सॉल्यूशन देखिए। हाइड्रा कैसे होता है? इस तरह की संरचना दिखाई देती है हाइड्रा की, है कि नहीं है भाई? इस तरह की तो संरचना दिखाई देती है आपको हाइड्रा की। जैसे कि यहाँ पर एक कलिका का निर्माण हुआ, ये क्या है? एक कलिका है। अब ये कलिका का निर्माण कब होगा? जब यहाँ पर यहाँ पर कोशिकाओं का बहुत सारा विभाजन होगा। यहाँ पर जब बहुत सारा समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, यहाँ पर जब बहुत सारा समसूत्री कोशिका विभाजन होगा यहाँ पर कोशिकाओं में, यानी कि इस जगह की जो कोशिकाएं होगी उन कोशिकाओं में बहुत सारा समसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर एक बड का एक मुकुल का निर्माण होगा, एक मुकुल का निर्माण होगा, और फिर ये टूट करके गिर जाएगी, फिर ग्रोथ करेगी और इससे एक नया हाइड्रा बन जाएगा भैया। तो ये होता है एक्चुअली में, और ये जो विधि होती है ना, इसके द्वारा जो प्रजनन हुआ है, नए जीव का निर्माण बना है, नए हाइड्रा का निर्माण बना है, उस विधि को कहा जाता है मुकुलन। क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। तो एक स्थल पर कोशिका विभाजन होता है भैया इस कलिका विकास प्रक्रिया में, ठीक है। देखो एक स्थल पर तो कोशिका विभाजन हुआ है बहुत सारा, तब जाकर तो मुकुल बनी है। तो एक स्थल पर क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। और कौन सा कोशिका विभाजन होगा? तो समसूत्री विभाजन होगा भैया, कोशिका विभाजन होगा, ठीक है। तो याद रखना हाइड्रा में जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और इसमें एक स्थल पर होता है भैया, तब जाकर तो बड़ निकलती है, तो ये याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विकास यानी कि एवोल्यूशन के लिए पहला मूलभूत कारक है अनुवांशिक विभिन्नताएं, व्यष्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा, वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन और स्वस्थ संतति। नहीं भैया, अनुवांशिक विविधता जरूरी है विकास के लिए। क्या जरूरी है? विविधता, जेनेटिक वेरिएशन, अनुवांशिक विविधता जरूरी है। आगे चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन समझाने लायक है उसको हम जरूर समझाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आपके ऑप्शंस है पत्तियां, फल, बीज और फूल। तो क्या होगा अंतिम उत्पाद? अंतिम उत्पाद होता है भैया बीज। क्या होता है? बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। देखो भैया जैसे कि
ये मादा पुष्प है और ये नर पुष्प है। तो नर पुष्प से जो परागकण होते हैं वो खा जाते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं। ये चित्र सही नहीं बनाना यार, चलो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मादा पुष्प आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये मादा पुष्प है। मादा पुष्प से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। और ये क्या है? ये है नर पुष्प। ये मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ? ये 18 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ भैया आपको। देखो, पौधों में जो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनक क्या हो सकता होती है? एक नर की और एक मादा की। तो नर पुष्प से पोलिन ग्रेन्स यानी कि परागकण जो होते हैं वो मादा पुष्प के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। फिर यहाँ से एक नली का निर्माण होता है, आगे बताएंगे उस नली को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से नरजनन जो कोशिका होती है वो ओव्यूल यानी कि बीजांड तक पहुंच जाती है। और बीजांड में क्या पाए जाते हैं? मादा जनन कोशिका पाई जाती है। और मादा जनन कोशिकाओं में यहाँ पर क्या होती है? मादा जनन कोशिका होती है इस ओव्यूल में। ये क्या है? ओव्यूल है, ये बीजांड है। और इस बीजांड में क्या है? मादा जनन कोशिका। और नर जनन कोशिका और ये मादा जनन कोशिका आपस में संलयन होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। और इस मादा जनन कोशिकाओं से यहाँ पर किसका निर्माण होगा? इस ओव्यूल से किसका निर्माण होगा? इससे बीज का निर्माण होगा। तो लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज होता है भैया। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी कहानी बहुत अच्छे से बता दी है भैया। ये पहले भाग बता चुका, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये फिलामेंट होता है, ये एंथर है, और ये इसके अंदर क्या होते हैं? पोलिन ग्रेन्स यानी कि परागकण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लिया पहले आपने ये? ओके, मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो भैया। देखो, पौधे में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अरे भाई, नर युग्मक है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि नर युग्मक और जो मादा युग्मक है इन दोनों के संलयन की प्रक्रिया यानी कि आपस में जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भैया निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। अब ये मत बोलना कि भैया पोलिनेशन भी हो सकता है, पोलिनेशन नहीं होता भैया। पोलिनेशन क्या होता है? नर पुष्प से पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या है? नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाता है। दोनों में फर्क है भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 20? ओके, मिटा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती है वह कहलाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि राइजोपस क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है राइजोपस क्या है? तो एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कवक है। और इसमें जो प्रजनन होता है ना वो अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन विधि से। और अलैंगिक जनन की विधि है भैया बीजाणु द्वारा। तो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है भैया इसमें। किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा। मैंने आपको बताया ना कि जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ब्रेड को देखते हो, इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, तो इसमें कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। ऊपर एक गुब्बारा सा होगा, इस गुब्बारे में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। जब ये गुब्बारा फूटेगा तो बहुत सारे बीजाणु बाहर आ जाएंगे और इससे ये एक नए कवक का निर्माण हो जाएगा।
यानी कि एक नए राइजोपस का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राइजोपस जैसे जो कवक होते हैं उसमें विशेष प्रजनन संरचनाएं होती है जो अंकुरित होकर के नए जीव बनाती है। तो भैया ये अंकुरित होकर के नए जीव बनाएंगे तो इन्हें क्या बोलोगे आप? इन्हें आप बीजाणु बोलोगे भैया। तो आपके ऑप्शन में बीजाणु है, ऑप्शन नंबर ए है पराग, ऑप्शन नंबर बी है बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी है परागकोश, ऑप्शन नंबर डी है मुकुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मिटा दूं? ओके, आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो याद रखना भैया, पुनर्जनन एक तो हाइड्रा में देखने को मिलता है और एक किस में देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। तो याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुनर्जनन के बारे में दोबारा पूछा जाए तो हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। 21 समझ में 22 समझ में आ गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मेंडल के अनुसार जब लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेष प्रकट हुआ? अरे भाई, मेंडल ने जब लंबे मटर के पौधे और छोटे मटर के पौधे जब इनका संस्करण करवाया तो F1 पीढ़ी में हर हमेशा कौन से लक्षण दिखाई दिए थे भैया? प्रभावी लक्षण दिखाई दिए। कौन से लक्षण दिए? प्रभावी लक्षण दिखाई दिए। तो भैया सारे के सारे ही लंबे प्राप्त हुए थे। कौन से प्राप्त हुए थे? लंबे प्राप्त हुए थे भैया। F1 पीढ़ी में लंबे प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गुलाब के फूल का परागकण परागण के माध्यम से सूरजमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पराग कण वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकृत हो जाएगा क्योंकि अब आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है पराग का वर्तिकाग्र से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि पराग कण जो है वो सूर्यमुखी यानी कि सूरजमुखी का नहीं था। ऑप्शन नंबर सी है वर्तिकाग्र का परागकण से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है पराग कण गुलाब के फूल का था। देखो रेलवे ने तो भैया ऑप्शन नंबर बी माना है कि पराग कण जो है वो सूरजमुखी का नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो बी और डी दोनों सही है इसके। परागकण जो होते हैं वो गुलाब के फूल का था। गुलाब के फूल का था, हाँ बिल्कुल सही है। अरे भाई गुलाब के फूल का था। देखो होता क्या है, यहाँ पर दो पौधे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात का। एक तो है गुलाब का और एक है सूरजमुखी का। एक है गुलाब का, एक है सूरजमुखी का। दो पुष्प है या पौधे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इनके पुष्प है भैया। तो एक तो है गुलाब का और एक है सूरजमुखी का। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि गुलाब के फूल से जो परागकण है वो सूरजमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। वो सूरजमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। तो वहां पर वो वर्तिकाग्र है जो स्टिग्मा है वो भैया इन परागकणों को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। इसका कारण पूछा है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भैया समान पौधा नहीं है, अलग अलग पौधा है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में सही हो सकते हैं कि परागकण जो है वो सूरजमुखी का नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा है भैया। और ये भी हो सकता है कि जो परागकण है वो गुलाब के फूल का है। तो बी और डी दोनों सही है, ठीक है। समझने वाली बात थी, मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि परिवार नियोजन में कॉपर-टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए महिलाओं में हार्मोन स्तर को बदलना। ऑप्शन नंबर बी है पुरुषों में शुक्राणु स्थानांतरण को रोकना। ऑप्शन नंबर सी है निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रेरित प्रत्यारोपित होने से रोकना। और ऑप्शन नंबर डी है शुक्राणु के लिए एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करना। तो भैया जो कॉपर-टी होता है ना, शुक्राणुओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि शुक्राणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। वैसे रेलवे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। दोनों कंफ्यूजन है। ऑप्शन नंबर डी होगा जहां तक, क्योंकि शुक्राणुओं के लिए एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है कॉपर-टी, ठीक है भाई। कहने का मतलब निषेचित होने ही नहीं देता,
कौन? कोऑपरेटिव। शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने ही नहीं देता, तो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही गलत हो जाएगी कि निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना। का है भैया? ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है? आपके ऑप्शंस है गर्भाशय ग्रीवा, अंडवाहिनी, अपरा और जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय, जिसे ओवरी भी कहते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया क्वेश्चन नंबर 26 का अपरा, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा जो होता है ना, इसे हिंदी में अपरा कहा जाता है। ये पता है क्या करता है? जैसे कि माँ है तो माँ से बच्चे तक किसको पहुंचाता है? पोषक तत्वों को। पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है माँ से बच्चे तक। ये एक नली होती है भैया, एक ट्यूब होती है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसकी सहायता से माँ अपने बच्चे तक किसे पहुंचा सकती है? पोषक तत्वों को पहुंचा सकती है। और बच्चे में बने जो अपशिष्ट है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थों को भैया ये प्लेसेंटा माँ तक पहुंचा सकती है। फिर माँ उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग कर देती है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक इस स्लाइड में हो गए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भैया। भाई क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अमीबा में विखंडन के दौरान डॉट 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 विभाजन में विभाजन हो सकता है, यानी कि किसके द्वारा विभाजन हो सकता है, यानी कि किसमें विभाजन हो सकता है, आप ये लिख बोल सकते हो। किसी भी तल में, ऑप्शन नंबर बी है किसी संरचना से संबंधित एक निश्चित अभिविन्यास में, ऑप्शन नंबर सी है केवल एक नियत तल के अनुदिश, ऑप्शन नंबर डी है केवल एक विशिष्ट तल में। तो याद रखना किसी भी तल में हो सकता है। अभी मैंने अमीबा के बारे में आपको बताया था कि जो अमीबा है ये एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहली बात तो ये है, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित होता है इसका आकार। याद रखना इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसमें अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, द्विआधारी होता है, सॉरी द्विविभाजन, द्विविभाजन द्वारा होता है, द्विविभाजन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ठीक है, और ये किसी भी तल में हो सकता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ये किसी भी तल में हो सकता है, किसी भी तल में हो सकता है, किसी भी तल में हो सकता है। लेकिन मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज और बताई थी भैया कि जो लेशमानिया है, उस लेशमानिया में एक निश्चित तल में द्विआधारी विभाजन होगा, बताया था ना शुरुआत में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 1 किसी भी तल में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? भाई निषेचन की जो प्रक्रिया है उसमें वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बीज के रूप में विकास, ऑप्शन नंबर बी है अंड कोशिका के साथ संलयन, ऑप्शन नंबर सी है प्राकणों का उत्पादन, और ऑप्शन नंबर डी है प्राकणों का अवतरण स्थल। देखो भैया ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या है? ये मादा पुष्प है, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वाला भाग वर्तिका कहलाता है, ये वाला भाग ओवरी यानी कि अंडाशय कहलाता है। ठीक है, और ये वाला भाग ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूल यानी कि बीजांड कहलाता है। और जैसे कि मान लीजिए नर पुष्प है, तो नर पुष्प से पोलिन ग्रेन यहां से ही तो आएंगे, तो पोलिन ग्रेन्स यहां आकर के वर्तिकाग्र पर आकर के क्या होते हैं? ये वर्तिकाग्र पर आकर के रुकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये पराग कणों को भैया अवतरण स्थल प्रदान करता है। वैसे रेलवे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रखा था, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
पराग कणों का अवतरण स्थल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनको प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कि वह अनेक संतति उत्पन्न करते हैं, यह आवश्यक कारण था भैया। ऑप्शन नंबर बी, उनमें आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षण होते हैं, यह भी आवश्यक कारण था। ऑप्शन नंबर सी है कि वह स्वपरागित और परपरागित हो सकते हैं, यानी कि स्वपरागण और परपरागण हो सकता है उसमें, यह भी एक कारण था। लेकिन यह कारण नहीं था भैया, आवश्यक चयन का कारण नहीं था। कौन सा? कि उनकी पीढ़ी का समय जो था वो लंबा होता है, यानी कि उनमें दीर्घ जनन काल होता है, यानी कि लंबा जनन काल होता है, दीर्घ जनन काल होता है, यानी कि उनकी पीढ़ी का जो समय है वो लंबा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चले। ओके, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? याद रखना भैया, जो नर जनन कोशिका होती है, जो नर जनन कोशिका होती है, ये नर जनन कोशिका भैया गतिशील होती है। अरे भैया, शुक्राणु जो है वो नर जनन कोशिकाएं तो है कि नहीं है? तो वो गतिशील है भैया, शुक्राणु। ठीक है, पता होना जरूरी है। मादा जनन जो कोशिका होती है, यानी कि जो नर युग्मक होता है, आप इस नर जनन कोशिकाओं को नर युग्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नर युग्मक कह सकते हैं। तो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु, और ये गतिशील होता है भैया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन था भैया। चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखो भैया। क्या देखोगे? क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं परागकण? अरे भैया, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में। अभी आपको बताया है भैया, बार बार बताना पड़ता है। तो ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग है भैया वर्तिकाग्र। तो ये परागकण आ गए भैया, किस भाग में आएंगे? वर्तिकाग्र वाले भाग में आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। सारे के सारे आरआर विजय में पूछे गए क्वेश्चन है भैया, आगे आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पार्टियों और ये क्या है? रेस्टोरेंट है क्या? रेस्तराओं में, चलो छोड़ो ये क्या है, ये आप तो डायरेक्ट यही पढ़ लो। पार्टियों में थर्माकोल डिस्पोजेबल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इस अभ्यास को बढ़ावा देकर। देखो, डिस्पोजेबल वो होते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है, वो होते हैं भैया डिस्पोजेबल। ठीक है, तो पार्टियों में जो थर्मोकोल डिस्पोजेबल जो है उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, इस अभ्यास को बढ़ावा देकर कि हम, आपके ऑप्शंस है कि हम गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट में वृद्धि कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है हम खर्चों में कटौती कर रहे हैं, डिस्पोजल का उपयोग करना सस्ता है, हम अपने अंदर स्वच्छता संबंधी चिंता को बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, हम अपशिष्टों को जैव निम्नीकरण बना रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, एक है जैव निम्नीकरण। अगर आप इनके ऑप्शन में देखते हो तो यहां पर दो चीजों के बारे में, दो शब्दों के बारे में तुलना की गई है। एक जैव निम्नीकरण के बारे में, एक जैव निम्नीकरण के बारे में, और एक है गैर जैव निम्नीकरण के बारे में। गैर जैव निम्नीकरण के बारे में ध्यान से समझना। जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? यह वह पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन संभव है, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन संभव है। जैसे कि बात करें फल, सब्जियां,
कागज वगैरह, है कि नहीं है, जीव जंतुओं के मर्त शरीर हो गए भैया, है कि नहीं, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ये सभी आते हैं भैया जैव निम्नीकरण में। लेकिन गैर जैव निम्नीकरण में वो पदार्थ आते हैं, वो जीव आते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन संभव नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक हो गई भैया, है कि नहीं है, पॉलीथीन हो गई, रबड़ हो गया, कांच की बोतल हो गई, इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे पड़े रहते हैं, लाखों सालों तक पड़े रहते हैं भैया, हजारों लाखों सालों तक पड़े रहते हैं, है कि नहीं है, तो इनका जल्दी से इनका अपघटन नहीं होता है। तो यही कहा गया है कि भैया पार्टियों में हम जो थर्माकोल के जो डिस्पोजेबल का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं, इस अभ्यास को बढ़ावा देकर, तो भैया कि ये गैर जैवनिकरण, ये क्या है, हम गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट में वृद्धि कर रहे हैं। ये इसका राइट आंसर होगा भैया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्पोजेबल भैया इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टिक से ये बना हुआ है, तो ये गैर जैव निम्नीकरण है भैया। ये क्या है, गैर जैव निम्नीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको समझ में आ गया। मैंने आपको जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण के बारे में बता दिया, क्योंकि यहाँ से इससे आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं कि पिता से एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की आनुवांशिक रचना निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी। देखो, अगर वो पिता से, देखो पिता जो होता है ना, पिता में क्या क्या आते हैं, पिता में आते हैं भैया एक्स और वाई, और जो माता होती है ना, इस माता से आते हैं भैया एक्स और एक्स। तो माता के पास तो दोनों एक्स एक्स ही है। जो लिंग निर्धारक जो गुणसूत्र होते हैं ना भैया, वो पिता वाले होते हैं। वो कौन से होते हैं, पिता वाले होते हैं। पिता से अगर एक्स आ गया, पिता से अगर एक्स आ गया, माता से तो हमेशा एक्स एक्स ही आता है। तो अगर एक्स एक्स आया तो लड़की होगी भैया, और अगर पिता से वाई आ रहा है और माता से एक्स आएगा, माता से तो हमेशा एक्स ही आएगा, तो भैया लड़का पैदा होगा। तो ये अंतर है। तो पिता से क्या कह रहा है, पिता से एक्स आया है, तो भैया 44 प्लस में एक्स एक्स हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगी, वो लड़की हो जाएगी भैया। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है आपको भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा भैया। खंडीभवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेगमेंटेशन है, क्या बात की थी कि हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है भैया, ये याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, और ये बहुकोशिकीय जीवों में होना आवश्यक है। ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है भैया। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, एक स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा ही था ना, जो परिपक्व के पश्चात बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लैंगिक जनन। इसमें असत्य सत्य नहीं है, वो कथन पूछा गया है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखते हो तो ये है कि यह लैंगिक जनन का एक रूप है। तो भैया ये याद रखना, लैंगिक जनन का एक रूप नहीं है, ये अलैंगिक जनन का एक रूप है। ये क्या है, अलैंगिक जनन का एक रूप है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बात क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन किसका एक रूप है, अलैंगिक जनन का एक रूप है भैया। फ्रेगमेंटेशन जो है वो अलैंगिक जनन का एक रूप है। स्पाइरोगायरा, मैंने एक शैवाल के बारे में बताया था कि बहुकोशिकीय जीव है। स्पाइरोगायरा शैवाल जो परिपक्व होने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण होता है। तो यही होता है भैया फ्रेगमेंटेशन, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। ये बहुकोशिकीय जीवों में संभव है, ये लैंगिक प्रजनन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो सत्य नहीं है वो पूछा गया है, और बाकी के सभी सत्य है, क्योंकि इसमें जीवों के भागों में तोड़ना शामिल है, बिल्कुल संभव। प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण व्यष्टि में विकसित हो जाता है, बिल्कुल होता है भैया। इसके लिए जीवों का बहुकोशिकीय होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है भैया। ये लैंगिक जनन का एक रूप है, लैंगिक जनन का नहीं है, लैंगिक प्रजनन का एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। देखो, इष्ट जो होता है ना, इष्ट ये एक प्रकार का कवक है, और ये एकमात्र ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय है। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बता रहा हूं कि जो इष्ट होता है ना, इष्ट
इष्ट, ये एक कोशिकीय कवक है। कैसा कवक है ये एक कोशिकीय कवक है, ठीक है। और इष्ट में याद रखना इष्ट में और हाइड्रा में, इष्ट में और हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ना, प्रजनन वो किस विधि द्वारा होता है? वो मुकुलन विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये क्या है? अलैंगिक प्रजनन है भैया। ये क्या है? ये अलैंगिक प्रजनन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आ गया। जनन की किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है इष्ट में? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा होता है। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, अभी तो 35 ही क्वेश्चन हुए हैं भैया, जल्दी जल्दी करो यार, टाइम हो गया। देखो भैया 36वां क्वेश्चन कि बीजों में फैलाव का कारण, फैलाव का कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वायु, जल, सूर्य का प्रकाश और जंतु। तो सूर्य का प्रकाश नहीं है भैया, क्योंकि जो बीज है, बीजों है, उस बीजों का जो फैलाव है, प्रकीर्णन का कारक यानी कि फैलाव का जो कारक है, वायु द्वारा संभव है, जल द्वारा संभव है, जंतु द्वारा संभव है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के द्वारा संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है भैया, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा भैया, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? अब मुझे ये बताओ, अगर कोई कोशिका है, उस कोशिका में नए जीवों का जो निर्माण हो रहा है, यानी कि अगर कोई कोशिका है उसमें जो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है, वही गुणसूत्रों की संख्या अगर मात्र कोशिका में है तो वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? वो समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी है अगर संतति कोशिकाओं में, तो वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा है भैया। डीएनए की क्या है? आधी मात्रा है। डीएनए की क्या है? आधी मात्रा है। तो अर्धसूत्री विभाजन संभव है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों द्वारा संभव है? तो द्विखंडन। अरे भैया, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। एक कोशिकीय जीवों के बारे में बात कर रहा है। वैसे तो विशेष रूप से, मुख्य रूप से जो होती है ना, वो द्विखंडन द्वारा होता है, द्विविभाजन द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। जैसे कि अमीबा, और अमीबा में एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है कि नहीं है, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है द्विखंडन बाइनरी फिजन द्वारा या द्विविभाजन द्वारा, ठीक है। तो ये पता होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विखंडन बाइनरी फिजन हो जाएगा। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें भैया अलैंगिक जनन की किस विधि के द्वारा विशेष रूप से प्रजनन होता है? तो भैया विखंडन विधि द्वारा, यानी कि द्विविखंडन विधि द्वारा, सॉरी द्विखंडन विधि द्वारा या द्विविभाजन विधि द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? बताओ भाई, कारण क्या है कि समस्त जो बहुकोशिकीय जीव है जिनका निर्माण, देखो एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, और बहुकोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा कौन सा मुख्य कारण है कि बहुकोशिकीय जो जीव है वो विखंडन द्वारा, यानी कि सभी बहुकोशिकीय जीव विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? क्योंकि उसका एक रीजन है भैया, आपके ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें उनमें उत्तकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिका होती है भैया, यही कारण होता है कि नहीं है? अंगों से भैया आपको पता है, कोशिका से उत्तक बनते, उत्तकों से अंग बनते, अंग से अंग तंत्र बनता है, तब जाकर के लिविंग बॉडी का निर्माण होता है ना बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि हमारे शरीर में। इसी वजह से तो हमारे शरीर में भैया ये खंडन द्वारा प्रजनन नहीं होता है भाई, हमारे शरीर में खंडन द्वारा प्रजनन इसी वजह से तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, उत्तकों और अंगों में संगठित विशिष्ट कोशिका पाई जाती है,
ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। ओके क्वेश्चन नंबर 40 देखो भैया, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन निम्नलिखित में से किससे संभव है, किसमें संभव होता है? तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तो गलत होगा भैया, क्योंकि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक समय पर परिपक्व होंगे ना, तब जाकर के भैया ये परागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण संभव है भैया, है कि नहीं है? तो उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, बिल्कुल ये सही है। और यहाँ पर एक लिंगी पुष्पों की बात कर रहे हैं, तो एक लिंगी पुष्प तो हो ही नहीं सकते भैया, है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में से बी में से एक था, तो दोनों एक साथ होंगे, वो होंगे भैया, जो दोनों एक साथ परिपक्व होंगे वो होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 41, ऑप्शन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 41 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भैया, परेशान हो गया है यार। क्वेश्चन नंबर 41, वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? अरे भाई, वंशागति के जो नियम है वो मेंडल ने ही तो दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखो भैया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की जो शल्य विधियां है यानी कि जो सर्जरिकल विधियां है, जैसे कि नर नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है, मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, तो सही अच्छे से नहीं करने पर अगर इन विधियों को आपको क्या क्या, क्या जोखिम भरी, कहने का मतलब विधियों द्वारा जोखिम भरी क्यों हो सकती है, ये विधियां जोखिम भरी क्यों हो सकती है, उसका रीजन बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक आपको बताना है कि वह अंडोत्सर्ग को रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी है वे संक्रमण और जटिलताओं का कारण बन सकती है। ऑप्शन नंबर सी है वे हार्मोन संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी है वह जनन क्षमता बढ़ा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे संक्रमण और जटिलताओं का कारण बन सकती है कि नहीं है? भाई ये जो सर्जिकल जो विधियां है भैया, जैसे कि नर में नसबंदी होती है, तो नर की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। मादा की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो नसबंदी करते टाइम क्या क्या जोखिम भरी संभावना हो सकती है? तो भैया संक्रमण फैल सकता है कि नहीं है? जटिलताओं का कारण बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो भैया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, कर दो भैया। ओके, देखो यार ना, क्लास ना बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके 2 पार्ट कर देते हैं, है कि नहीं है? 2 पार्ट कर दे क्या इसके? चलो 2 पार्ट कर देते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 42 तक ही रखते हैं, कल आपको बाकी के 40 क्वेश्चन हम आपको सेकंड पार्ट में करवा देंगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।